नमस्कार, डी1 स्टडी पॉइंट में आपका हार्दिक अभिनंदन। आज बात करेंगे अपन डी और एफ ब्लॉक के तत्वों में आगे की पॉइंट की। देखिए, अपन बात कर रहे थे डी ब्लॉक के तत्वों के भौतिक गुणधर्मों की, और उन्हीं भौतिक गुणधर्मों में अगला अपना पॉइंट रहेगा चुंबकीय प्रवृत्ति। चुंबकीय प्रवृत्ति सबसे पहले तो होती क्या है? देखो, होता क्या है, कोई भी पदार्थ है, पदार्थ का अपन को पता है पदार्थ किससे मिलकर के बना होता है? छोटे छोटे परमाणुओं से मिलकर के बना होता है, और परमाणु में पाए जाते हैं इलेक्ट्रॉन। तो जब इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर लगातार अक्षीय गति करते हैं या कक्षीय गति करते हैं, तो इस कक्षीय गति के दौरान तथा अपने ही अक्ष पर घूर्णन के कारण इनमें चुंबकत्व उत्पन्न हो जाता है। क्या उत्पन्न होता है? चुंबकत्व। देखो, चुंबकत्व उत्पन्न होने की वजह से क्या होगा कि ये पदार्थ है वो चुंबक की तरह व्यवहार करना शुरू कर देगा। अब अपन चुंबकत्व का पता कैसे लगाते हैं? चुंबकत्व का पता लगाने के लिए चुंबकीय आघूर्ण, जिसे अपन म्यू से भी रिप्रेजेंट करते हैं। देखो, चुंबकीय आघूर्ण के आधार पर अपन चुंबकीय गुणों की व्याख्या कर सकते हैं। चुंबकीय आघूर्ण का फॉर्मूला होता है √n+2। यहाँ पर n क्या है? n बराबर है परमाणु में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। जैसे कोई भी परमाणु अथवा आयन चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा प्रभावित होगा, चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा आकर्षित होगा, या इसके ऊपर चुंबकीय क्षेत्र का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ये इन सारे गुणों के आधार पर चुंबकीय यौगिकों को 3 भागों में बांटा गया है। पहले बात करें तो अनुचुंबकीय यौगिक। अनुचुंबकीय यौगिकों की अगर पहचान की बात करें तो प्रकृति में मौजूद वे सभी तत्व अथवा परमाणु या अथवा आयन, कोई भी तत्व भी हो सकता है अथवा आयन भी हो सकता है, कोई भी तत्व, उदासीन तत्व अथवा आयन, यदि उसके बाहरी कोश में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। शर्त क्या है आपकी यहाँ पे? क्या होना चाहिए? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होना चाहिए। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। देखो, यहाँ पे ध्यान रखना, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित, तो प्रकृति कैसी हो जाएगी? अनुचुंबकीय। जैसे अगर अपन एक एग्जाम्पल की बात करें, जैसे मैं क्रोमियम की बात कर रहा हूँ, क्रोमियम परमाणु क्रमांक हो गया 24, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d5 और 4s1 18 19 और 5 24। देखो, ये हो गया आपका क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। लेकिन यहाँ पर अगर अपन बात करें बाहरी कोश की, तो देखो यहाँ तीसरा कोश का डी कोश और चौथे कोश के एस कोश की अगर बात करें तो आपको पता है डी कोश 5 कक्षकों में बटा होता है, और एस कोश को ही अपन एस कक्षक बोल सकते हैं। यह आपका हो गया 3D, और ये यहाँ पे 4s कक्षक हो गया। अब देखो, बाहरी कोश है, बाहरी कोश 4s कक्षक, तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन, डी के अंदर यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन है। आप नियम के अनुसार अपन सभी यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन भरेंगे, तो प्रत्येक इलेक्ट्रॉन का चक्रण एक समान रहेगा। अब देखो, यहाँ पर कुल अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? 6 हो गई। तो अगर किसी परमाणु अथवा आयन में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, इसका मतलब यहाँ पर कुल अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या कितनी होगी? 6। तो कुल 6 अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों के कारण ये यौगिक किस प्रकार का होगा? अनुचुंबकीय होगा। मतलब इसका ये हुआ कि ये चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा आकर्षित होगा, इनमें चुंबक के जैसे गुण पाए जाएंगे। अब अगर अपन को इसका ज्ञात करना हो चुंबकीय आघूर्ण, तो चुंबकीय आघूर्ण म्यू का फॉर्मूला क्या हो गया? √n+2। तो यहाँ पर क्रोमियम का चुंबकीय आघूर्ण कैसे ज्ञात करेंगे? यहाँ पे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी? कुल 6। तो यहाँ पे n की जगह पर क्या लिखेंगे? 6 √n+2 है, तो n की जगह भी यहाँ पे क्या लिखेंगे? 6 और 2 8 और 8 के 48।
हाँ, चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक होता है बोर मैग्नेटॉन। ये विशेष ध्यान रखना, बोर मैग्नेटॉन। बोर मैग्नेटॉन चुंबकीय आघूर्ण को ज्ञात करने का फॉर्मूला ये हो गया, और ये इसका क्या हो गया, मात्रक हो गया। अब ये तो हो गया यौगिक, चुंबकीय यौगिकों की बात। दोबारा समझना, पहली बात, चुंबकीय यौगिक होते क्या है या चुंबकीय प्रवृत्ति क्या होती है। किसी भी परमाणु में जब इलेक्ट्रॉन अक्षीय गति करते हैं या कक्षीय गति करते हैं, तो कक्षीय गति अथवा अक्षीय गति के दौरान उनमें चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, और इसी चुंबकीय क्षेत्र को अपन मापते हैं चुंबकीय आघूर्ण के आधार पर। चुंबकीय आघूर्ण का फॉर्मूला हो जाएगा म्यू। म्यू से अपन रिप्रेजेंट किसको करेंगे, चुंबकीय आघूर्ण को रिप्रेजेंट करेंगे √n+2, और चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक यहाँ पर क्या हो जाएगा, बोर मैग्नेटॉन। n यहाँ पर क्या है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो इसी आधार पर चुंबकीय यौगिकों को बाद में 3 भागों में बांटा गया है। पहला अनुचुंबकीय। तो अनुचुंबकीय की पहचान क्या हो जाएगी, वे परमाणु अथवा आयन जिनके बाहरी कोश में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, वे सभी किस प्रकार के होंगे, अनुचुंबकीय होंगे। यहाँ पे याद रख सकते हो, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित है तो उसकी प्रवृत्ति क्या होगी, अनुचुंबकीय। ऐसे है, ठीक है। ये हो गई आपकी अनुचुंबकीय यौगिकों के प्रकृति की बात है। अब दूसरी चीज क्या है कि अनुचुंबकीय यौगिकों के ऊपर यदि आप बहुत ज्यादा ताप लगाते हैं या इन पर चोट पहुंचाई जाती है, एक तो ताप तथा अगर इन्हें कोई चोट पहुंचाई जाती है, आघात लगाया जाता है इनके ऊपर कोई भी, तो देखो ताप लगाने की वजह से क्या होगा, इनके चुंबकीय क्षेत्र में या इनके चुंबकत्व में कमी आ जाएगी, इनके अनुचुंबकत्व में कमी आ जाएगी। मतलब ये हुआ कि अगर आप एक चुंबक है, तो चुंबक को अगर आप गर्म करते हो तो चुंबक के चुंबकत्व में कमी आ जाएगी। चुंबक के द्वारा लोहे पदार्थों को अपनी तरफ आकर्षित करने की क्षमता में कमी आ जाती है। तो सेम वही प्रॉपर्टी यहाँ पर इनकी है कि अगर कोई भी अनुचुंबकीय यौगिक है, मतलब चुंबकीय प्रवृत्ति प्रदर्शित करने वाला यौगिक है, अगर आप उसके ऊपर ताप बढ़ाते हो उसका, अथवा आप उसके ऊपर किसी भी चोट के द्वारा आघात पहुंचाते हो उसे, तो उसके अनुचुंबकीय गुणों में लगातार क्या आती रहती है, कमी आती रहती है। तो ये हो गया अनुचुंबकीय पदार्थों की बात है। अनुचुंबकीय पदार्थों का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, वे सभी आयन अथवा धातु परमाणु अथवा आयन जिनमें क्या उपस्थित हो, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होंगे, वे सारे के सारे क्या होंगे, आपके अनुचुंबकीय हो जाएंगे। दूसरे गुणों की अगर बात करें तो दूसरे होते हैं प्रतिचुंबकीय। देखो जैसे नाम से पता चल रहा है कि वे परमाणु अथवा आयन जिनके ऊपर चुंबकीय क्षेत्र का कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता है, मतलब ये चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा आकर्षित नहीं होते हैं या ये आकर्षण का गुण नहीं रखते हैं। और ये सारे के सारे यौगिक कौन से हो जाएंगे, ऐसे परमाणु अथवा आयन जिनके बाहरी कोश में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन अनुपस्थित है। अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन अनुपस्थित है तो वे सारे के सारे प्रकृति कैसी हो जाएगी, उनकी प्रतिचुंबकीय हो जाएगी। अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित है तो कैसे होंगे, अनुचुंबकीय, अनुपस्थित है तो प्रतिचुंबकीय। मतलब इनके ऊपर चुंबकीय क्षेत्र का कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता है। अगर इनको चुंबकीय क्षेत्र में ले जाया जाता है तो ये चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा ना तो आकर्षित होते हैं और ना ही कोई विशेष प्रकार की अन्योन्य क्रिया इनके द्वारा प्रदर्शित की जाती है। जैसे अगर अपन एक एग्जाम्पल की बात करें, देखो अगर मैं बात करूँ जिंक की, परमाणु क्रमांक 30, देखो जिंक की गुणों की बात करें तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d 10 और 4s2, ये परमाणु क्रमांक हो गया आपके जिंक का। अब देखो इसका बाहरी कोश 4s है, 2 इलेक्ट्रॉन दोनों का चक्रण एक दूसरे के विपरीत 3d है, तो d में वही 5 वापस अक्सर 1 2 3 4 और ये 5 वापस विपरीत रोटेशन हो जाएगा यहाँ पे इनका। तो यहाँ पे होता क्या है कि कोई भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है, सारे के सारे ये इलेक्ट्रॉन जो भी हैं वो क्या है, यहाँ पर युग्मित है। सारे के सारे इलेक्ट्रॉन क्या है, युग्मित अवस्था में। अब देखो होता क्या है, चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पर उत्पन्न होता है, लेकिन होता क्या है कि इस
इलेक्ट्रॉन के द्वारा जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा उसको यहाँ पर जो विपरीत दिशा के अंदर जो मान लो ये अगर इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज है तो ये इलेक्ट्रॉन क्या हो गया एंटी क्लॉकवाइज, इसके द्वारा जितना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न किया जाता है इस इलेक्ट्रॉन के द्वारा उसे वापस नष्ट कर दिया जाता है। तो इसी वजह से तो परिणामी चुंबकीय आघूर्ण का मान यहाँ पर क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। परिणामी चुंबकीय आघूर्ण का मान क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। लेकिन अगर आपने जिंक में से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, मतलब जिंक को आपने क्या कर दिया, जिंक प्लस 1 ऑक्सीकरण अवस्था में बदल दिया, जिंक की उदासीन अवस्था से आपने उसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, तो आप एक इलेक्ट्रॉन निकालते हैं जिंक कौन सी ऑक्सीकरण अवस्था में बदल जाएगा, +1 ऑक्सीकरण अवस्था में। देखो +1 ऑक्सीकरण अवस्था में बदलते ही यहाँ पर प्रक्रिया क्या होती है कि जैसे एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो निकलते वक्त इलेक्ट्रॉन पहले इसमें से निकलेगा, बाहरी कोश से निकलेगा, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन हो जाएगा और 2 की जगह वापस 1 हो जाएगा और यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन गायब हो जाएगा। अब एक इलेक्ट्रॉन बच गया ना, तो यहाँ पर वापस क्या हो गया, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, 1 होगी। और ये एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने की वजह से बाद में Zn+2 ये तो कैसा है आपका अनुचुंबकीय, ये कैसा हो गया अनुचुंबकीय, जबकि ये कैसा है आपका प्रतिचुंबकीय। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि Zn उदासीन परमाणु या जिंक अपनी उदासीन अवस्था में प्रतिचुंबकीय है, जबकि उत्तेजित अवस्था में या +1 ऑक्सीकरण अवस्था में ये वापस कैसा हो गया आपका अनुचुंबकीय प्रकृति वाला हो गया। इसी प्रकार अगर एक एग्जांपल और लेते हैं अपन कॉपर की, देखो यहाँ पे तो जिंक उदासीन अवस्था में या यूं बोल सकते हैं कि अपनी नॉर्मल स्टेज में परमाणु अवस्था में ये प्रतिचुंबकीय की तरह व्यवहार कर रहा था। लेकिन अगर अपन कॉपर की बात करें तो कॉपर 29 पे वही वापस 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 और 4s1 अपवादी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, अपवादी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यहाँ पे विशेष ध्यान दें। अगर बाहरी कोश में अभी अगर इसकी बात करें तो इसके बाहरी कोश में एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, मतलब कॉपर यहाँ पर आपका किसकी तरह व्यवहार कर रहा है, अनुचुंबकीय। कॉपर अपनी उदासीन अवस्था में या नॉर्मल कंडीशन में अनुचुंबकीय यौगिक की तरह व्यवहार करेगा, क्योंकि बाहरी कोश और में एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। लेकिन अगर आपने कॉपर में से यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, कॉपर +1 ऑक्सीकरण अवस्था में चला गया, तो एक इलेक्ट्रॉन निकालते हैं यहाँ से कौन सा इलेक्ट्रॉन जाएगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन जाएगा, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 और 4s0 सॉरी हाँ 4s में अब यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन है नहीं, जब कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं है तो इसे अपन बाहरी कोश या बाहरी कक्षक नहीं मानते। अब बाहरी कक्षक या कोश कौन सा हो जाएगा, तीसरा कोश, और तीसरे कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है, 10 इलेक्ट्रॉन है। तो 10 इलेक्ट्रॉन है और वो भी सारे के सारे पूरे भरे हुए कक्षक है। तो जब पूरे भरे हुए कक्षक है मतलब अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या यहाँ पर भी कितनी है, 0 है। जब अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 0 होगी या अयुग्मित इलेक्ट्रॉन अनुपस्थित है तो वो यौगिक आपका कैसा हो जाएगा, प्रतिचुंबकीय। तो ये बात हुई चुंबकीय तथा प्रतिचुंबकीय यौगिकों की। प्रतिचुंबकीय के यौगिक वे यौगिक होते हैं, वे आयन या वे यौगिक, वे पदार्थ या वे आयन जो चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा प्रतिकर्षित होते हैं, या यूं बोल सकते हैं जिनके ऊपर चुंबकीय क्षेत्र का कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता है, वे सारे इनके अंदर चुंबकत्व उत्पन्न ही नहीं होता। क्यों? क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन के कारण जो चुंबकीय गुण उत्पन्न होते हैं, उसी कक्षक में दूसरा एंटी क्लॉकवाइज जो इलेक्ट्रॉन उपस्थित है उसके कारण चुंबकीय क्षेत्र का मान, परिणामी चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्योंकि ये चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न यहाँ पे नहीं होता है। तो ये तो हो गए दो प्रकारों की बात। तीसरे प्रकार की बात करें लोह चुंबकीय। देखो लोह चुंबकीय क्या होते हैं, वे यौगिक अथवा आयन या परमाणु जिनके ऊपर यदि अपन ने एक बार चुंबकीय क्षेत्र लगा दिया, जिनके ऊपर यदि एक बार चुंबकीय क्षेत्र लगा दिया तो इनके ऊपर परमानेंट चुंबकत्व का गुण आ जाता है। और इनमें क्या होता है, जैसे मान लो आपने फेरस की बात की, अपन यहाँ पे फेरस की बात करते हैं। फेरस परमाणु क्रमांक 26,
देखो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d6। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, अभी इस अवस्था में क्या है कि 1 2 3 4 आयोनिक इलेक्ट्रॉन है, मतलब ये किसकी तरह व्यवहार करेगा, अनुचुंबकीय करेगा। 4 आयोनिक इलेक्ट्रॉनों की तरह के कारण ये अनुचुंबकीय यौगिकों की तरह व्यवहार करेगा। लेकिन अगर अपन ने इसके ऊपर इस यौगिक पर एक बार अगर चुंबकत्व लगा दिया, इसके ऊपर एक बार चुंबकीय क्षेत्र लगा दिया, तो होता क्या है कि समस्त इलेक्ट्रॉनों का चक्रण एक समान हो जाता है। यहाँ पर जितने भी इलेक्ट्रॉन है, इन सभी इलेक्ट्रॉनों का चक्रण एक समान हो जाता है, और इन सभी इलेक्ट्रॉनों का चक्रण एक दिशा में होने की वजह से इनके ऊपर एक परमानेंट चुंबकत्व का गुण उत्पन्न हो जाता है। और इसी परमानेंट चुंबकत्व के जो गुण है, इसी परमानेंट चुंबकत्व वाले गुणों को अपन यहाँ पर क्या बोलेंगे, लोह चुंबकीय बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लोह चुंबकीय। दोबारा सुनना, अनुचुंबकीय यौगिकों पर या ऐसे परमाणु अथवा आयन जिन पर यदि एक बार चुंबकीय क्षेत्र लगा दिया जाए तो परमाणु अथवा आयन में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, उन इलेक्ट्रॉनों का सारे कण एक दिशा में हो जाता है, मतलब सारे के सारे इलेक्ट्रॉन एक ही दिशा में चक्रण प्रदर्शित करने लगते हैं, और इस वजह से इनके ऊपर एक परमानेंट या स्थायी चुंबकत्व का गुण उत्पन्न हो जाता है। और इसी प्रकार के स्थायी चुंबकत्व के गुणों को अपन यहाँ पर क्या बोलेंगे, लोह चुंबकीय यौगिक बोलते हैं। इसके कुछ एग्जाम्पल है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे फेरस, कोबाल्ट, निकल, Fe3O4 तथा कुछ Mn के यौगिक। ये सारे के सारे यौगिक इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे आपके लोह चुंबकीय यौगिकों के उदाहरण होते हैं। ये 3 प्रकारों की बात की हमने चुंबकीय गुणों की। पहला प्रतिचुंबक अनुचुंबकीय, दूसरा प्रतिचुंबकीय और तीसरा लोह चुंबकीय। अब अपन बात करेंगे डी ब्लॉक वाले तत्वों के रंगीन गुणों की, रंगीन प्रवृत्ति। देखो, कोई भी डी ब्लॉक का जो तत्व है वो ज्यादातर जितने भी यौगिकों का निर्माण करेगा, उन यौगिकों की प्रवृत्ति रंगीन कलर वाली होती है, मतलब वो कलरफुल होते हैं, कलरलेस नहीं होते हैं। इसके पीछे का रीजन ये पाया जाता है कि जैसे मान लो तीसरा कोष है, कोई भी परमाणु लिया आपने यहाँ पर, ये पहला कोष हो गया, ये दूसरा कोष हो गया, और ये क्या हो गया आपका पहला, दूसरा, तीसरा और ये चौथा। अपन मान लेते हैं तीसरा कोष और ये चौथा कोष। अब देखो डी ब्लॉक के तत्व हैं, इसका मतलब होगा तीसरे कोष का डी कोष में कोई ना कोई इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, तभी तो वो डी ब्लॉक का तत्व है। अब होता क्या है कि अभी अपन ने जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा था तो उसमें 3d और 4s लिखा था। देखो इलेक्ट्रॉन पहले बढ़ते किसमें, अपन पहले 4s में बढ़ते हैं, क्योंकि आबव नियम के अनुसार 4s कक्षक की ऊर्जा कम होती है थोड़ी सी, और बाद में इलेक्ट्रॉन किसमें बढ़ते हैं, 3d के बाद में इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं, सॉरी 4s के बाद में अपने इलेक्ट्रॉन किसमें बढ़ते हैं, 3d में इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं। लेकिन होता क्या है कि जब 3d कक्षक में कोई इलेक्ट्रॉन उपस्थित है और इस परमाणु को थोड़ी सी अपन ने अगर ऊर्जा दे दी, उत्तेजित अवस्था में भेज दिया, थोड़ी सी ऊष्मा दी, तो यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर कोई बहुत ज्यादा अंतराल नहीं होता, 3d और 4s हमने पहले भी बात की थी कि n-1 d कक्षक तथा n-s कक्षक। अगर n अपन 4 लेते हैं तो n-1 क्या हो जाएगा, 3d ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो n-1 d कक्षक तथा n-s कक्षक के मध्य जो ऊर्जा का जो अंतराल है, हालांकि 4s की तुलना में 3d की ऊर्जा कम होती है, लेकिन फिर भी ऊर्जा का अंतराल बहुत ज्यादा नहीं होता। आपने थोड़ी सी ऊर्जा दी, थोड़ी सी ऊर्जा देते ही यहाँ से इलेक्ट्रॉन तीसरे कोष से इलेक्ट्रॉन कौन से कोष में चले जाएंगे, चौथे कोष में। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि चौथे कोष के अंदर जाएंगे कहाँ पे, चौथे कोष में जाइएगा s कक्षक ये है, तो चौथे कोष में s कक्षक नहीं होता, चौथे कोष में आगे 4p भी होता है, 4d भी होता है और 4f भी होता है। तो यहाँ पे क्या हो गया कि तीसरे कोष के जब इलेक्ट्रॉनों को ऊर्जा दी जाती है, किसी भी परमाणु को अगर अपन ऊर्जा देते हैं तो तीसरे कोष वाले इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा वाले कक्षक में चले जाते हैं। ये उच्च ऊर्जा वाला कक्षक यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, चौथा, जहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, अस्थायी होते हैं, क्योंकि कोई भी परमाणु हो अगर उसने ऊर्जा को ग्रहण कर लिया, उसके पास में ऊर्जा ज्यादा मात्रा में है, तो वह यौगिक अस्थायी हो जाएगा। तो इस अवस्था में क्या है कि इलेक्ट्रॉनों को जैसे ही
ऊर्जा देते हैं, तीसरे कोष के इलेक्ट्रॉन ऊर्जा ग्रहण करके चौथे कोष में चले जाते हैं, जहां पर वे क्या होते हैं, अस्थायी होते हैं, मतलब बहुत कम स्थायी होते हैं। तो कुछ समय अंतराल के पश्चात ये वापस इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा वाले कक्षक से निम्न ऊर्जा वाले कक्षक के में आते हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा वाले कक्षक से निम्न ऊर्जा वाले कक्षक में आता है, तो ध्यान से समझना इस चीज को, उच्च ऊर्जा वाले कक्षक से जब इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा वाले कक्षक में आएगा तो इलेक्ट्रॉन के द्वारा उतनी ही ऊर्जा उत्सर्जित की जाएगी जितनी ऊर्जा उस इलेक्ट्रॉन ने तीसरे कोष से चौथे कोष में जाते वक्त ग्रहण की थी। दोबारा सुनना, परमाणु जब निम्न अवस्था में होता है, उदासीन अवस्था में होता है, तब तक परमाणु पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन जैसे ही किसी परमाणु को आपने ऊर्जा दी, आंतरिक ऊर्जा या आंतरिक कक्षक वाले इलेक्ट्रॉन ऊर्जा ग्रहण करके बाहरी कोष में जाएंगे, जहां पर इलेक्ट्रॉन अस्थायी होते हैं, तो ये पुनः उच्च ऊर्जा वाले स्तर से, क्योंकि परमाणु में जो बाहर वाले कक्षक होते हैं उनकी ऊर्जा ही ज्यादा होती है और वहां वाले इलेक्ट्रॉन उतने ही कम स्थायी होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से पुनः निम्न ऊर्जा स्तर की तरफ आता है। जब उच्च ऊर्जा स्तर से मतलब चौथे कोष से वो तीसरे कोष में इलेक्ट्रॉन आएगा, तो इसके द्वारा ऊर्जा का उत्सर्जन किया जाएगा। ये उत्सर्जित की गई ऊर्जा उसी ऊर्जा के बराबर होती है जितनी ऊर्जा इसने तीसरे कोष से चौथे कोष में जाते वक्त ग्रहण की गई। तो जब इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर वाले कक्षकों में आता है, तो इसके द्वारा ऊर्जा उत्सर्जित की जाएगी, और वो ऊर्जा उत्सर्जित किसके रूप में की जाती है, विभिन्न तरंगों के रूप में। और उन तरंगों का जितना तरंग दैर्ध्य होता है, लैम्डा होता है, उसी तरंग दैर्ध्य के आधार पर अपन को उस यौगिक का क्या दिखाई देगा, रंग दिखाई देगा। तो यहाँ पे होता क्या है कि समस्त डी ब्लॉक वाले तत्वों में डी कक्षक में इलेक्ट्रॉन होंगे, और जब डी कक्षक में इलेक्ट्रॉन होंगे तो डी कक्षक वाले इलेक्ट्रॉनों को जब ऊर्जा दी जाती है तो डी कक्षक वाले इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा वाले कक्षक में जाएंगे, जहां पर वो अस्थायी होते हैं तो पुनः इलेक्ट्रॉनों को निम्न ऊर्जा स्तर की तरफ भेजेंगे। और इस दौरान जो ऊर्जा का जो आदान प्रदान होता है या जो स्थानांतरण होता है, इसके कारण तरंगों का उत्सर्जन होता है, और ये तरंगों का जितना तरंग दैर्ध्य होता है उसी के आधार पर यौगिक का क्या दिखाई देता है, रंग दिखाई देता है। इसी वजह से ये सारे डी ब्लॉक वाले तत्व सामान्यतः डी ब्लॉक वाले तत्व यौगिक क्या होते हैं, रंगीन प्रवृत्ति प्रदर्शित करते हैं। ये हुई अपने डी ब्लॉक वाले तत्वों की बातचीत। अब अपन बात करेंगे एफ ब्लॉक वाले तत्वों, और एफ ब्लॉक वाले तत्वों की बातचीत करेंगे अपन अगले वीडियो। तब तक के लिए नमस्कार।